नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं ये आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो या अदर कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का, सभी में सामान्य ज्ञान के कुछ जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं 500 क्वेश्चन करवाऊँगा कुल, और लगभग डेली के 30 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। और ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरे दुनिया में पूजी जाती है। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरी दुनिया में पूजी जाती है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। और दोस्तों, बात करें ऋग्वेद की तो यह वैदिक संस्कृत भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह भी है। ऋग्वेद को संस्कृत के भजन जो है इनका प्राचीन संग्रह भी माना जाता है। अगर पूछे कि संस्कृत भजनों का प्राचीन संग्रह किस वेद को माना जाता है तो ऋग्वेद को माना जाता है। और दोस्तों, वेद है ये विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। वेदों को विश्व का सबसे प्राचीन, यानी जो चारों वेद है, इन चारों वेदों को विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी माना जाता है। और वेद का अगर आपसे अर्थ पूछे कि वेद का अर्थ क्या है तो ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अंत गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य रूप में भी रचित है? तो राइट आंसर होगा डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद है ये गद्य और जो पद्य है, गद्य और पद्य दोनों ही रूपों के अंदर जो है रचित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति है जो प्राचीन है? तो राइट आंसर होगा बी, मनु स्मृति। मनु स्मृति है ये सबसे प्राचीन स्मृति है, यह सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ भी बोला जाता है इसे। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ अगर पूछे तो मनु स्मृति ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है। और दोस्तों, अगर मनु स्मृति के रचयिता की बात करें, रचयिता पूछे तो इसके भगवान मनु है। भगवान मनु जो है ये इसके रचयिता है। और यह पूर्व गुप्त काल का ग्रंथ है। मनु स्मृति है ये जो पूर्व गुप्त काल था, पूर्व गुप्त काल का एक ग्रंथ है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो राइट आंसर होगा सी, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगर रामायण का शाब्दिक अर्थ है तो राम की जीवन यात्रा, राम की जीवन यात्रा ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और बात करें रामायण के रचयिता की तो रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। और बात करें
तो जो रामायण है, रामायण को अगर आदि काव्य कहा जाता है तो वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, तो वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना जो है ये विश्वामित्र ने की थी। और बात करें तो पहली बार ऋग्वेद में दिखाई दिया था। जो गायत्री मंत्र है ये पहली बार जो है ये ऋग्वेद के अंदर दिखाई दिया गया था और इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, गायत्री जो मंत्र है इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे या किस फसल के उत्पादन, वस्तु की जगह आप लगा लेना फसल के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे? तो राइट आंसर होगा ए, कपास। कपास का उत्पादन जो है हड़प्पावासी के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, लोथल। लोथल है ये भारत के अंदर स्थित है। और पूछे भारत में कहाँ पर है? तो गुजरात में। लोथल है भारत के गुजरात राज्य के अंदर है। और बात करें तो लोथल गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है, ये ध्यान में रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों पाकिस्तान में है। तो लोथल गुजरात में है। तो लोथल की स्थापना कब हुई, यानी लोथल सभ्यता की खोज किसने की थी? लोथल सभ्यता की खोज 1954 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इस जो है खोज करने वाले व्यक्ति थे रंगनाथ राव जी। रंगनाथ राव जी के द्वारा लोथल सभ्यता की खोज 1954 में की गई थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों लोथल सभ्यता को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि मिनी हड़प्पा के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो लोथल गुजरात को। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथ के अंदर गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ए, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथ के अंदर गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था। और नंद वंश की अगर स्थापना की बात करें तो 344 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मानंद और नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी में हुई थी। और बात करें महापद्मानंद की, महापद्मानंद की, तो दोस्तों जो महापद्मानंद है, महापद्मानंद को भारत का प्रथम ऐतिहासिक, महापद्मानंद है इन्हें भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। ये ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव है किसे प्राप्त है? तो महापद्मानंद को प्राप्त है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर होगा सी, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। और बात करें तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यानी भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, उत्तर पश्चिमी यानी ये हो गया उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिमी, तो जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है इस भाग पर जो है सिकंदर ने 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। और बात करें
सिकंदर का युद्ध पोर्स के साथ हुआ था। सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ था ये पोर्स के साथ हुआ था, सिकंदर का युद्ध। और पोर्स है ये पंजाब का शासक था। पंजाब भारत का नहीं है, ये पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान देश के अंदर जो पंजाब प्रांत है, उस पंजाब प्रांत का राजा था पोर्स। और उसी पोर्स के साथ जो है, पोर्स राजा के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर होगा बी, घननंद, या इसे गणानंद भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखना है, गणानंद या घननंद। ये जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और बात करें अंत कब हुआ, अगर ये अंतिम सम्राट है तो अंत कब हुआ? तो 322 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंत है 322 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के अंदर किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा बी, लिच्छवी के द्वारा। यानी जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के अंदर लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ जो क्षेत्र है या कुछ जो भाग है इसको अपने अधीन किया, तो उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, डेरियस। डेरियस ने भारत के कुछ भाग को पहले अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो राइट आंसर होगा ए, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये बौद्धों का है। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। और बात करें धर्मपाल है, ये पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल है। धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंत के वर्षों के अंदर बिहार के जो है 8वीं, इन्होंने जो ये स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो ये 8वीं सदी के अंत के अंदर की थी। और पूछे कहाँ पर है? तो बिहार। ये विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। और बिहार का क्षेत्र पूछे तो बिहार के भागलपुर जिले के अंदर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। 8वीं सदी के अंत के अंदर राजा धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र के अंदर हुआ था? तो राइट आंसर होगा सी, जांत्रिक। महावीर का जन्म ये जांत्रिक जो क्षत्रिय गोत्र था, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र के अंदर इसका जन्म हुआ। कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व के अंदर महावीर का जन्म हुआ था। और बात करें इनका जो जन्म है ये वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर जो है, महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे। यानी महावीर जो भगवान महावीर है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया था। यानी 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने संसार को छोड़ दिया था, विरक्त यानी छोड़कर राज वैभव है ये त्याग दिया था। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर होगा बी, त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला। अगर पिता पूछे कि महावीर के पिता कौन थे तो इनके जो पिता है ये सिद्धार्थ, महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। और महावीर का जन्म पूछे तो चैत्र शुक्ल 13 को, चैत्र शुक्ल 13 को इनका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ए, नालंदा विश्वविद्यालय। ये प्राचीन विश्वविद्यालय है। और दोस्तों बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो स्थापना अगर पूछे ना कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी और कहाँ पर हुई थी, तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है इन्होंने स्थापना की थी, 5वीं सदी के अंदर की थी और बिहार में स्थापना की थी। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? या भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो राइट आंसर होगा ए, जमाली। जमाली जो है ये भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे और जमाली ये दामाद भी थे, भगवान महावीर के दामाद थे। और बात करें अगर ये प्रथम शिष्य थे तो आपसे पूछे कि प्रथम शिष्या कौन थी? भगवान महावीर की प्रथम शिष्या कौन थी? तो उसका नाम है चंदनबाला। चंदनबाला जो है ये प्रथम शिष्य थी। और भगवान महावीर के कुल 11 शिष्य थे। कुल शिष्य पूछे तो 300, भगवान महावीर के कुल शिष्य पूछे तो 300 कुल शिष्य थे। और उनमें से 11 जो शिष्य है उन 11 शिष्यों को गणधर के नाम से जाना जाता था। 11 जो शिष्य है ये गणधर कहलाते थे। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, मखली गोसाल। मखली गोसाल या गोसालक भी इन्हें कहा जाता है। मखली गोसाल या गोसालक ये जो है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा सी, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर लंग को तिमूर या तैमूर भी कहा जाता है। तैमूर लंग को तिमूर या तैमूर भी कहा जाता है। और बात करें तैमूरी राजवंश की जो स्थापना है, तैमूरी राजवंश की जो है तैमूर लंग ने तैमूरी राजवंश की स्थापना भी की थी। तैमूर ने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। और बात करें तो इनका जो राजवंश था यानी इनका जो राज्य विस्तार था तैमूर लंग का, ये पश्चिमी एशिया से लेकर भारत के मध्य तक यानी भारत तक फैला हुआ था। पश्चिमी एशिया से लेकर भारत तक इनका विस्तार फैला हुआ था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा ए, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी था। और लोधी वंश की अगर स्थापना की बात करें कब हुई स्थापना, तो 1451 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी यानी 1451 में। और बात करें तो 1526 तक, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया था। और कहाँ पर किया था? तो दिल्ली के अंदर। लोधी वंश ने दिल्ली के अंदर शासन किया था, या इनकी जो सल्तनत है इनका जो शासन है ये दिल्ली पर था। और बात करें तो बहलोल लोधी ने संस्थापक थे। अगर अंतिम शासक पूछे कि लोधी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों जो इब्राहिम है लोधी जो है ये लोधी वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो राइट आंसर होगा ए, यामिनी। महमूद गजनी यामिनी वंश का जो है शासक था या यामिनी वंश का था। और बात करें तो जो महमूद गजनी है ये कब गद्दी पर बैठा, तो इनकी आयु थी 27 वर्ष। 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी के अंदर 998 यानी 998 ईस्वी के दौरान जो है गद्दी पर बैठा था।
और महमूद गजनी है ये एक अफगान शासक था, अफगान शासक था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा शासक है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और पहला आक्रमण अगर पूछे तो 1001 ईस्वी को इन्होंने पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की, शून्य की खोज किसने की, तो राइट आंसर होगा बी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। और कब की थी, तो ये 5वीं शताब्दी के अंदर है। शून्य की खोज 5वीं शताब्दी के अंदर है भारत में की गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो राइट आंसर होगा ए, कौशाम्बी प्राचीन भारत के अंदर विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो राइट आंसर होगा बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये एक विदेशी यात्री थे और इन्होंने भारत की यात्रा सर्वप्रथम की थी। और ये भारत कब आए थे, तो ये भारत 302 ईस्वी के अंदर है और 302 से लेकर जो है 288 302 ईसा पूर्व के अंदर भारत आए थे और 302 से लेकर 288 ईसा पूर्व तक ये भारत के अंदर रहे थे। और बात करें तो मेगास्थनीज है ये एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार था, प्राचीन यूनानी इतिहासकार था। और बात है 299 ईसा पूर्व की, तो 299 ईसा पूर्व में जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त के दरबार के अंदर आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक पूछे तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये इंडिका है, प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन है ये प्राचीन भारत का एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो उत्तरी भारत के अंदर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के अंदर जो है अपना साम्राज्य है इसका विस्तार किया था या स्थापित किया था। उत्तरी भारत के अंदर पंजाब को छोड़कर, पंजाब राज्य को छोड़कर उत्तरी भारत के सभी जगहों पर अपना विस्तार किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रयाग। हर्षवर्धन आपकी धार्मिक जो है सभा है ये प्रयाग के अंदर किया करता था। और प्रयाग के अलावा जो कन्नौज है, कन्नौज, प्रयाग और कन्नौज के अंदर ये दोनों जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग और कन्नौज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है और यहाँ पर जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। और बात है 643 ईस्वी में ये सभा करता था। और बात करें तो जो प्रयाग क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर एक क्षेत्र है। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था, तो राइट आंसर होगा ए, हुणों से। मिहिर का जो संबंध है मिहिर कुल का ये हुण से था। और बात करें हुण तो ये एक तोरामन का पुत्र था, हुण है ये तोरामन जो राजा थे तोरामन का पुत्र था। और बात करें तोरामन ने भारत में हुण जो शासन था, हुण या साम्राज्य था, तो तोरामन के द्वारा भारत के अंदर हुण शासन की जो है स्थापना की गई थी या स्थापना का जो श्रेय है ये तोरामन को जाता है। और बात करें हुण तो हुणों के जो मिहिर कुल था यानी इनका जो साम्राज्य विस्तार आपसे पूछे
तो कश्मीर तथा गंधार से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला था। कश्मीर तथा गंधार से लेकर हूणों का जो क्षेत्र विस्तार है ये श्रीलंका तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट है ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर होगा कि बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा सी, बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। और बात करें हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो हर्षवर्धन ये कन्नौज, और कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कन्नौज का शासक था। और बात करें चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत आया था। चीनी यात्री था ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत आया। और कब आया था ह्वेनसांग पूछे तो 629 ईस्वी के अंदर भारत आया था। तो दोस्तों आज हमने आज के जो सामान्य ज्ञान था, सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।